Imagine a country where the streets, once filled with the peaceful buzz of daily life, are now consumed by the passionate and at times violent cries of a new generation. This is the story of Nepal's recent crisis, a moment that saw its prime minister resign, its parliament building being set on the fire, and the nation plunge into its most turbulent political period in years. ये डिस्कस करते हैं नेपाल के क्राइसिस और उसके इम्प्लीकेशन के बारे में। नेपाल के क्राइसिस की बात करें तो इसके बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन इसी टाइम पे जो 8 सितंबर को नेपाल में इतना बड़ा क्राइसिस देखा गया, उसका मेजर रीजन क्या था? ट्रिगर पॉइंट की तरह उस टाइम पे काम करा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने 26 एप्स को बैन कर दिया था। तो इन एप्स को बैन होने की वजह से यहाँ पे जो यूथ पॉपुलेशन थी, जिनको जनरली जेन जी बुलाया जाता है, तो ये जेन जी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट कर दिया था। ये प्रोटेस्ट इतना मैसिव लेवल पर हो गया था कि यहाँ पे लोग सड़कों पे आ गए थे। इनको पर्टिकुलरली एनजीओज ने सपोर्ट करा था, मेजरली इसमें यूथ इन्वॉल्व थे, तो ये यूथ सड़कों पे आ गए थे। गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत गलत तरीके से हैंडल करा। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा टीयर गैस को चलाया गया, टीयर गैस छिड़का दी गई, ओपन फायरिंग तक के इंसिडेंट्स देखे गए, जिसमें मोर देन 19 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई एंड अबाउट 300 to 400 लोग यहाँ पर मारे गए। और ये डेटा अभी तक पूरा करेक्ट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो इतने लोगों की यहाँ पर नेपाल की क्राइसिस में डेथ भी हो गई। तो ये बहुत ज्यादा मैसिव लेवल का यहाँ पे क्राइसिस देखा गया। इसके अगर मेजर रीजंस की बात करें कि बहुत लंबे टाइम से अगर बहुत सारे रीजंस चल रहे थे, उसी वजह से यहाँ पे इतने मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट हुआ होगा। एक छोटा सा पॉइंट किसी चीज को इतना ज्यादा ट्रिगर नहीं कर सकता। तो मैसिव रीजंस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई है। सर्वेज की अगर बात करें तो ये रेट 12.6% है, जबकि अगर लेटेस्ट 2024 के बेसिकली एक्सक्लूसिवली यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो है 20.82%, यानी हर 5 में से 1% यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पाया जाता है। इतना ज्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होने की वजह से यहाँ पे लोगों को, जो नेपाल के लोग हैं, इनको रशिया यूक्रेन वॉर में भी पार्टिसिपेट करने को मजबूर करा। रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत सारे नेपाली लोग गए, प्लस हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे नेपाली अपनी लाइवलीहुड के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यही रीजंस हैं कि यहाँ पे इनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए डिफरेंट कंट्रीज में मूव करना पड़ता है, क्योंकि नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, जो इनको और ज्यादा वल्नरेबल बना देता है इनकी पॉपुलेशन को, जिसकी वजह से इनको और अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ती है। देन करप्शन के केसेस यहाँ पे बहुत देखे जाते हैं। बहुत मेजर करप्शन की रिपोर्ट्स इनके पास आ जाती हैं, जहां गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ही इनके गवर्नमेंट के करप्शन के केसेस के बारे में इनको बता देते हैं। प्लस एक यहाँ पे कोई ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के करप्शन के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। प्लस जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो नेपाल में मेजरली 3 पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट है, और बाय रोटेशन यही लीडर्स बदल के बनते रहते हैं। नेपाल में जब से रिपब्लिकन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई है, 13 बार इनकी गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। 13 बार गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से भी बार इनके जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाती। प्लस जो भी मेजर लीडर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उन मेजर लीडर्स पे कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम पूरी की पूरी मिस गवर्नेंस को लीड करता है। यहाँ पे गवर्नेंस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है। देन नेपोटिज्म के बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं। सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट करने का या सोशल एप्स को बैन करने का मेजर रीजन यही था कि यहाँ की पॉपुलेशन नेपो किड्स, #नेपो किड्स जैसे यहाँ पे ट्रेंड चला रही थी, जहां पे ये जो पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चे हैं, इनको देखा जाता था कि ये बहुत ज्यादा हाई लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन इतना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रही, क्योंकि इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो इन रीजंस की वजह से नेपाल की पॉपुलेशन जो दिन ब दिन गरीबी की तरफ चलती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे पॉलिटिशियंस के बच्चे बहुत ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाता है। तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, नेशनल सॉवरेनिटी के नाम पे नेपाल की गवर्नमेंट ने जिन एप्स को बैन करा है, उनका मेजर रीजन यही था कि यहाँ पे इस तरह के हैशटैग्स को चलाया जा रहा था। यहाँ पे पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे बैन करने की बात करी जा रही थी, गवर्नमेंट को चैलेंज करने की बात करी जा रही थी। तो उस वजह से यहाँ पे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। देन इस प्रोटेस्ट को किसने लीड किया? मेजरली इस प्रोटेस्ट को लीड करा यहाँ की यूथ पॉपुलेशन, जिसको जेनजी पॉपुलेशन कहा जाता है। एक एनजीओ था यहाँ पर, उस एनजीओ ने इसको पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था। इसमें हुआ क्या था ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ था। ये डिस्कस यहाँ की पार्लियामेंट में आग लगाना, फाइनेंस मिनिस्टर को हार्म करने की कोशिश करना, प्राइम मिनिस्टर को फोर्स करना कि वो रिजाइन करे,
केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया। देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर में आग लगाना, उनकी वाइफ को इसकी वजह से, इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत सारे यहाँ पे चीजें देखी गई। यहाँ पे स्ट्रीट्स में बहुत ज्यादा देखा गया कि क्राइसिस हो गया था नेपाल में, तो ये चीजें यहाँ पर देखी गई। इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं तो इम्प्लीकेशंस में अदर कंट्रीज नेपाल में यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। उन अदर कंट्रीज में यहाँ पे मेजरली यूएसए आ सकता है, जो यूएसए के माध्यम से यहाँ पे इनको ग्रांट्स प्रोवाइड करके इनकी लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि हमने बांग्लादेश में भी देखा था जब शेख हसीना के टाइम पे यूएस ने ये चीजें करी थी। इसके अलावा चाइना भी इसका एडवांटेज ले सकता है, क्योंकि हमारे नेपाल का जो बॉर्डर है वो दैट इज सैंडविच बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना दोनों के साथ इसका बॉर्डर प्रेजेंट है, तो चाइना इसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि चाइना पहले भी बीआरआई, यहाँ पे बीआरआई के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स नेपाल में चला चुका है। तो चाइना इसका एडवांटेज ले सकता है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल टर्मोइल एस्टैब्लिश हुआ है उसका एडवांटेज लेते हुए चाइना इनकी लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है। देन अगर बात करें इंडिया इसका क्या एडवांटेज ले सकता है या इंडिया इसमें किस तरीके से एक्ट कर सकता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी नेपाल के साथ पोरस बॉर्डर एस्टैब्लिश है। हमारा जो बॉर्डर है वो पूरे तरीके से नेपाल के साथ बंद नहीं है। पोरस बॉर्डर होने की वजह से ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडिया में रिफ्यूजीज आ सकते हैं। वो रिफ्यूजीज हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है उनको हार्म भी कर सकते हैं, उनको इंपैक्ट कर सकते हैं, और इंडिया के लिए वो एज अ इकोनॉमिक बर्डन एस्टैब्लिश हो सकते हैं, इकोनॉमिक बर्डन प्रूफ हो सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है। देन इंडिया को करना क्या चाहिए ऐसी कंडीशन में, जैसे मालदीव्स में हमने क्राइसिस देखा था, तो मालदीव्स में इंडिया ने अपना ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। उस ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से इंडिया ने अपनी, पहले तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको सेव करा था। इंडिया की पॉपुलेशन को सेव करते हुए वहां के जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसको इंडिया ने सेट करने की कोशिश करी थी। इसी तरह का कोई ऑपरेशन इंडिया नेपाल के लिए चला सकता है, क्योंकि हमारा जो पोरस बॉर्डर है या इंडिया और नेपाल के यहाँ पे कल्चरल टाइज बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इंडिया और नेपाल के रिलेशन को रोटी बेटी का रिलेशन बोला जाता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास भी नेपालीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि नेपाल में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज कम है, तो नेपाली लोग यहाँ पे इंडिया में अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं। प्लस इंडिया और नेपाल के कल्चरल रिलेशंस इतने ज्यादा अच्छे हैं कि यहाँ पे हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है इनके रिलेटिव्स भी कहीं ना कहीं नेपाल में मिल जाएंगे। तो इंडिया और नेपाल का कल्चरल रिलेशंस अच्छा होने की वजह से, प्लस हमारा पोरस बॉर्डर होने की वजह से, नेपाल का क्राइसिस इंडिया को बहुत ज्यादा हार्मफुली इंपैक्ट कर सकता है। तो इंडिया इस तरह के स्टेप्स ले सकता है कि वो ये इस क्राइसिस को प्रिवेंट कर सके, ताकि वो इंडिया को हमें इंपैक्ट ना करे, क्योंकि अगर पड़ोस में आग लगी होगी तो वो कहीं ना कहीं हमें इंडिया में भी इंपैक्ट डालेगी। प्लस अगर इसका एडवांटेज दूसरी कंट्रीज जैसे चाइना, यूएस जैसी कंट्रीज अगर लेगी तो ये इंडिया के लिए हार्मफुल ही साबित होगा इन द लॉन्ग रन। तो इंडिया इस तरीके से यहाँ पे स्टेप्स ले सकती है। इंडिया के अगर फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो इंडिया अपने फॉरेन रिलेशंस में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को यूज करता है, और क्योंकि नेपाल हमारा नेबर है तो यहाँ पे हम इस पॉलिसी के तहत नेपाल की हेल्प कर सकते हैं। सेकेंडली, इंडिया फॉलो करता है नॉन रेसिप्रोसिटी रिलेशंस। नॉन रेसिप्रोसिटी मतलब अगर इंडिया किसी को कुछ देगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कंडीशन में अगर नेपाल को कोई ग्रांट देता है तो उस ग्रांट के बदले इंडिया कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। प्लस इंडिया बिलीव करता है इन डेवलपिंग द सॉफ्ट पावर, तो सॉफ्ट पावर को हम डेवलप इस कंडीशन में कर सकते हैं। और वर्ल्ड ओवर इंडिया की इमेज है कि इंडिया अपने नेबर्स के साथ बिग ब्रदर एटीट्यूड रखता है, तो इस इमेज को भी हम काउंटर कर सकते हैं इस डायरेक्शन में स्टेप्स लेके। तो नेपाल की हम इस कंडीशन में हेल्प कर सकते हैं, बट लेकिन अब हमें देखना होगा कि नेपाल का ये टर्मोइल किस डायरेक्शन में जाता है और किस अकॉर्डिंग हमें स्टेप्स लेने चाहिए। तो इसको हम देख सकते हैं फर्दर, जैसे जैसे हमारी न्यूज मूव ऑन करेगी उसके अकॉर्डिंग हम इस बारे में बात कर सकते हैं। सो कीप फॉलोइंग सिविल स्क्रिप्ट टू मेक योर प्रिपरेशन सिंप्लीफाइड, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।